myself Prabhas Singh, Assistant Professor from ABS Engineering College, Ghaziabad. Today I will discuss the topic comparison of various sorting algorithms from the subject Design and Analysis of Algorithms. Till now I have discussed about various sorting algorithms, that is bubble sort, selection sort and insertion sort. These all are within an array sorting algorithms. We have also discussed about various divide and conquer approaches, that is merge sort as well as the quick sort, and various linear time sorting algorithms that are counting sort, radix sort and bucket sort, and one is a binary tree structure algorithms, that is a heap sort. So today I will discuss about all these algorithms with their complexity and with the help of an example, so that I can compare all the algorithm among themselves. First, what is an insertion sort? जैसे insertion sort में अगर बात करें तो हम one of the basic example of the insertion sort is playing the cards. अब इसमें करते क्या है कि हम पहले वाले एलिमेंट को सॉर्टेड मानते हैं और उसके बाद दूसरे वाले एलिमेंट को पहले से कंपेयर करते हैं. अगर पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट से बड़ा है तो हम दूसरे वाले एलिमेंट को आगे और पहले वाले को स्वैप कर देते हैं. अब इस स्वैपिंग में हमारा लूप कितने टाइम्स चलता है वही हमें यह बताएगा कि इंसर्शन सॉर्ट की बेस्ट केस और वर्स्ट केस में कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी. अब सबसे पहले इस एल्गोरिथम को देखने से पहले मैं दो एग्जांपल एक साथ लेके चलता हूं. एक तो मैंने एग्जांपल लिया ये 5 4 3 2 1. ये मेरे पास 5 एलिमेंट हैं एक एरे में, और इसी के साथ साथ मैंने एक और एग्जांपल ले लिया 1 2 एंड 3. ये मेरे पास 3 एलिमेंट हैं. दोनों मेरी सॉर्टेड एरेज हैं, एक मेरी इंक्रीजिंग ऑर्डर में और एक मेरी डिक्रीजिंग ऑर्डर में. मैं यहीं से आपको यह बताऊंगा कि कैसे बेस्ट केस की क्या कॉम्प्लेक्सिटी होगी और वर्स्ट केस में इंसर्शन सॉर्ट की क्या कॉम्प्लेक्सिटी होगी. तो पहले एल्गोरिथम पे एक स्टेप इसको रन करके देखते हैं, फिर एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को दोनों केसेस के साथ समझते हैं. सबसे पहले हमने क्या कहा कि हमारा पहला वाला लूप चल रहा है जे की वैल्यू 2 से लेकर लेंथ ऑफ ए. पहला क्वेश्चन यही आता है ये 2 से लेकर लेंथ ऑफ ए क्यों, 1 से लेकर लेंथ ऑफ ए क्यों नहीं. तो सिंपल है क्या कि हम पहले वाले एलिमेंट को सॉर्टेड मानते हैं और दूसरे वाले एलिमेंट से पहले को कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने के बाद उसे स्वैप करते हैं अगर स्वैपिंग करनी है तो, डिपेंडिंग अपॉन द की वैल्यूज ऑफ बोथ द एलिमेंट्स. अब जैसे मैं सिंपल देखूं तो यहां पे मैंने क्या करा, दूसरे वाले एलिमेंट से लूप चलाया जे की वैल्यू 2 से लेके 5 तक. एग्रीड. और मैंने की किसको असाइन कर रहा हूं, जो ए ऑफ जे में है. जब ए ऑफ 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, उस हिसाब से मेरी की असाइन हो रही होगी. और अगर जे की वैल्यू 2 है तो मेरी की क्या होगी, सिंपल 4. और थर्ड स्टेप में मैंने क्या कहा, इंसर्ट ए जे इंटू अ सॉर्टेड सीक्वेंस A1 टू J-1. अब ए जे, इसी चीज को ध्यान रखते हैं, ए जे क्या है मेरा, ये 5. इंसर्ट ए जे क्या हो गया 2 इंटू अ सॉर्टेड सीक्वेंस. क्या हमें A2 को इंसर्ट करना है किस सॉर्टेड सीक्वेंस में, A1 से लेके J-1, और यहां J की वैल्यू क्या है 2, तो मतलब A1 A2 मेरे पास एक सॉर्टेड सीक्वेंस में आ गए. अब बेसिकली मुझे क्या करना है, इन दोनों एलिमेंट्स के कंपैरिजन और स्वैपिंग पे काम करना है. कंपैरिजन और स्वैपिंग पे काम होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मेरा J डिफाइंड है, मुझे इससे पहले वाले वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ेगा, उसे मैंने मान लिया I. अब I मेरा क्या होगा, J से जस्ट एक कम. और अगर मेरे पास एलिमेंट ज्यादा भी है, J से एक पहले वाला एलिमेंट I होगा, और I हर बार डिक्रीज होता रहेगा जब तक I 0 ना हो जाए. एग्रीड. तो अभी मेरी I की वैल्यू ये है और J की वैल्यू ये है. ठीक है. अब अगर मैं इन 4 स्टेप के बारे में बात करूं और इनकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के बारे में बात करूं, तो पहला स्टेप 2 से लेके लेंथ ऑफ ए, डायरेक्ट मुझे समझ में आ रहा 2 से लेके n का मतलब n-1 चला पहला स्टेप. n-1 तब जब कंडीशन ट्रू है और एक बार तब जब कंडीशन फॉल्स है. तो सिंपली मैंने क्या कहा, ये n टाइम्स चला. अब मैं सेकेंड स्टेप की बात करूंगा तो ये जब ट्रू होगा तभी ये चल रहा होगा, मतलब n-1 टाइम. थर्ड स्टेप मेरा कमेंट लाइन है, फोर्थ स्टेप मेरा n-1 टाइम. एग्रीड. यहां तक का जो भी लूप मेरा कितने टाइम रन कर रहा है वो मैंने यहां पे अभी तक कंप्यूट किया. अब नेक्स्ट चीज जो यहां पे आती है कि अब मेरा व्हाइल लूप, ये जो नेक्स्ट 4 स्टेप हैं, इन 4 स्टेप की मेन वर्किंग है कंपेयर करना और स्वैप करना. अब मुझे यह समझना है कि ये चारों लूप में क्या वर्किंग हो रही है.
उस वर्किंग को समझते हैं। जैसे 5 और 4 है तो मुझे अल्टीमेट सॉल्यूशन इसका क्या मिलेगा, 4 इधर 5 इधर। तो मैंने सबसे पहले क्या कहा कि आई की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। यहां वाइल की कंडीशन को देखें तो आई की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। यहां आई की वैल्यू मेरे पास क्या है, 1। एंड मतलब ये दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू होनी चाहिए। एंड ए ऑफ आई जो है मतलब 5 जो है वो 4 से बड़ा है। अगर ऐसा है तो कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होने के बाद ए ऑफ आई की वैल्यू आप ए ऑफ आई प्लस 1 को असाइन कर दें। मतलब इसका आउटकम क्या आ जाएगा, सिंपल क्या, ये भी 5, ये भी 5, ये 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स, और ये आई और ये जे। मतलब क्या हुआ कि अगर आई की वैल्यू 0 से बड़ी है और ए ऑफ आई अगर की से बड़ा है तो आप ए ऑफ आई वाली वैल्यू ए ऑफ आई प्लस 1 को असाइन कर दें। इसके बाद आई को एक डिक्रीज कर दें। अभी आई की वैल्यू क्या थी, 1, अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 0। जैसे ही आई की वैल्यू 0 हुई और इस लूप में वापस गया, तो जैसे ही 0 हुई इस लूप में वापस गया तो वाइल वाला लूप कंडीशन क्या हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तुरंत इस लूप से बाहर आके मैं क्या करूंगा, ए ऑफ 0 प्लस 1 में की को असाइन कर दूंगा, दैट इज 4। मतलब इसका आउटकम क्या आ जाएगा, 4 इधर और 5 इधर, इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2, और ये आई और ये जे। एग्रीड। तो मैं यहां पे क्या वर्किंग रही अगर इस पे समझें, इन दो एलिमेंट्स के आपस में कंपैरिजन और स्वैपिंग में, तो मैंने ये देखा जब जे की वैल्यू 2 थी तो आई 1 पे मैंने क्या किया, ए ऑफ आई को ए आई प्लस 1 पे असाइन कर दिया, और 0 पे क्योंकि एक और आई को डिक्रीज करा, 0 पे मैंने ए ऑफ आई में की डाल दिया। तो मतलब जब जे 2 है तो आई भी मेरा 2 बार चल रहा है। जब जे 3 होगा तो आई की वैल्यू पहले 2 होगी, फिर डिक्रीज होके 1 होगी, और फिर डिक्रीज होके 0 होगी। एग्रीड। ऐसे ही जब जे की वैल्यू 4 होगी तो आई की वैल्यू 3, 2, 1 एंड 0, और जब जे की वैल्यू 5 होगी तो आई की वैल्यू 4, 3, 2, 1 एंड 0। तो मैं डायरेक्ट एक बात बोल सकता हूं कि जो मेरा वाइल लूप है वो मेरा 14 टाइम्स रन कर रहा है इन 5 एलिमेंट्स के हिसाब से। 14 टाइम्स कैसे भाई, जे की वैल्यू 2 से 5 के लिए चल रही होगी चीजें, तो जब जे की वैल्यू 2 से लेके 5 तक चली होंगी, 2 बार ये, 3 बार, 4 बार एंड 5 बार। और अगर मैं देखूं तो ये 14 टाइम्स में 10 टाइम्स कंडीशन ट्रू और 4 टाइम्स कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स कब, जब जब 0 होगा। एग्रीड। तो 10 टाइम्स कंडीशन ट्रू, 4 टाइम कंडीशन फॉल्स। इसी तरह से ये भी 10 टाइम्स, इसी तरह से ये भी 10 टाइम्स। एग्रीड। क्योंकि जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये दोनों स्टेप उतनी ही बार चल रहे होंगे, और ये वाला स्टेप कितनी बार चलेगा, जब कंडीशन फॉल्स रही होगी, मतलब 4 बार। तो मैं डायरेक्ट अगर इस पे बात करूं तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये मेरी एक वर्स्ट केस की एनालिसिस की तरफ चीजें जा रही है। अब अगर मैं बेस्ट केस में बात करूं तो बेस्ट केस की अगर बात कर लें, एक एग्जांपल यहां पे 1 लिया और यहां पे 2, ये आई है, ये जे है। अब आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ए ऑफ आई ग्रेटर देन की है नहीं, कंडीशन फॉल्स। तो जब भी भाई दो ही चीजें पॉसिबल है ना, या तो ए ऑफ आई की से बड़ा होगा या ए ऑफ आई की से छोटा होगा। बड़ा है तो मेरा अंदर वाली चीजें, अंदर वाला लूप एग्जीक्यूट हो रहा होगा, और अगर छोटा है तो मेरी कंडीशन फॉल्स हो रही होगी। कंडीशन फॉल्स हो रही होगी तो वो उतने ही टाइम चलेगा जितने टाइम मेरा जे वाला लूप चलना है। तो जे वाला लूप मेरा अगर n-1 टाइम चलना है तो ये भी मेरा n-1 टाइम ही चलेगा। मतलब ये 4 टाइम एग्जीक्यूट होगा तो ये भी 4 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा होगा। तो सिंपली अगर बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो अगर मैं यहां पे देख रहा हूं ये n है, ये n-1 है, ये n-1 है, तो ये वाला लूप मेरा कितने टाइम चला, n टाइम्स, ये वाला भी n-1 टाइम्स, ये वाला भी n-1 टाइम्स, और ये वाला भी n-1 टाइम। तो सिंपली मैं कह सकता हूं कि जब सारे लूप n टाइम्स या n-1 टाइम चल रहे हैं तो मेरी बेस्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी n होगी। सिंपल यहां पे बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी n। अब अगर वर्स्ट केस की बात करें, वर्स्ट केस में जैसे मैंने यहां पे आपको समझाया था, इसी चीज को समझते हुए अगर वाइल वाले स्टेप को मैं लिखूं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ j इक्वल टू 2 टू
n ऑफ tj टाइम स्टेप ऑफ jth वेरिएबल। अब एक चीज देखें, 2 से लेके n तक के नंबर्स के सम को हम कह रहे हैं। भाई 1 से लेके n नंबर्स तक का सम क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2। एग्रीड? तो अगर मैं 2 से लेके n तक की बात कर रहा हूं तो n इंटू एन प्लस 1/2 -1, क्योंकि इंडेक्सिंग कहां से शुरू हुई? 2 से लेके n तक। अब अगर -1 अगर मैं यहां पे देख रहा हूं तो -1 पे सिंपल मेरा क्या आ रहा होगा? 5 इंटू 6/2 -1 दैट इज 15 -1 इज 14। तो मेरा लूप कितने टाइम्स चल रहा है? 14 टाइम्स ये वाला लूप मेरा एग्जीक्यूट हुआ। एग्रीड? इसी तरह से नेक्स्ट वाला लूप 10 टाइम्स। 10 टाइम्स चलने के लिए मैंने इसको कैसे लिखा होगा? समेशन ऑफ j इक्वल टू 2 to n अप टू tj माइनस 1। हर jth वेरिएबल पे एक कम कब? जब कंडीशन हर बार फॉल्स हो रही होगी। कंडीशन कब फॉल्स हो रही होगी? जब i की वैल्यू 0 हो रही होगी। ठीक है, तो यहां पे ये चीज मेरी सिंपली रिटर्न क्या हो जाएगी? सिंपल n इंटू एन माइनस 1/2, जिसको हम सीधे सीधे n स्क्वायर बोल रहे होंगे, या n इंटू एन माइनस 1/2 क्या? 5 इंटू 4/2 इज व्हाट? 10। तो मेरे 10 टाइम्स मेरा 6th और 7th स्टेप एग्जीक्यूट हो रहा है। तो बेस्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी n, क्योंकि सारे स्टेप्स मेरा n या n-1 टाइम्स चल रहे हैं, और वर्स्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी 5th, 6th और 7th स्टेप की वजह से n स्क्वायर, क्योंकि वाइल वाला लूप जब j की वैल्यू 4 है तो i की वैल्यू 3, 2, 1 और 0 सब पे चेकिंग करेगा। ठीक है, इस वजह से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर आ रही होगी। तो मैं इंसर्शन सॉर्ट में यह कंक्लूड करता हूं कि बेस्ट केस इज n टाइम्स एंड वर्स्ट केस इज n स्क्वायर टाइम्स, एवरेज केस इज आल्सो n स्क्वायर टाइम्स। सो तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब ऑलरेडी सॉर्टेड एरे है इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर, देन ऑलवेज द कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ n। अब जब भी मैं वाइल वाला लूप मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा जिसमें कंडीशन ट्रू हो जाएगी, वहीं पे मेरी कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर होगी, क्योंकि n स्क्वायर के अंदर n वाला टाइम मेरा एग्जीक्यूट हो चुका होगा। अब ये तो मेरी वो सॉर्टिंग एल्गोरिथम थी जो विद इन एन एरे सॉर्टिंग चलती थी। मैंने पहले से दूसरे को करा, पहला दूसरा सॉर्टेड हो गया, तीसरे को लेकर आया, तीसरे को दूसरे से करा, फिर पहले से करा, फिर जीरोथ इंडेक्स पे करा। ठीक है, अब देखते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोचेस की दो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। जैसे मैंने पहले भी डिस्कस करा इन दोनों में, तो मैं सिंपल एल्गो के हर स्टेप की कॉम्प्लेक्सिटी बताते हुए चलता हूं। जैसे ये वाला स्टेप कांस्टेंट, ये वाला स्टेप भी कांस्टेंट, क्योंकि मेरे पास क्यू, पी और क्यू की वैल्यूज आ रही है। और बेसिकली मर्ज सॉर्ट में करते क्या थे? हमारे पास 8 एलिमेंट एक एरे में 4-4 में डिवाइड हो गए, 4-4 से 2-2, 2-2 से 1-1, और 1-1 पे आके मैं कंबाइन और कॉन्कर कॉल करता था, जिसके बाद मुझे एक सॉर्टेड एरे मिलती थी। तो ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं, p लेस देन r। ये मुझे क्या बता रहा होगा? p फर्स्ट इंडेक्स, r इज द लास्ट इंडेक्स। q मुझे क्या बता रहा है कि कहां से मुझे p और r को स्प्लिट करना है, मतलब सेंटर से, फ्लोर वैल्यू ऑफ p प्लस r/2। ये वाली चीज मेरी कितने टाइम चल रही है? t ऑफ n/2। n एलिमेंट 2 हाफ में डिवाइड हो गए, t ऑफ n/2। और ये एक मेरा मर्ज फंक्शन है जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग थीटा ऑफ n होगी। और कैसे होगी उसको एक बार उसकी एल्गो से देख लेते हैं। जैसे ये एल्गोरिथम थी तो ये कांस्टेंट था, ये भी कांस्टेंट था, इसके भी लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ साइज डिफाइन करा था, यहां पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लग रही थी। तो पहला, दूसरा और तीसरा स्टेप मेरे लिए कांस्टेंट था। इसके बाद ये दो फॉर लूप एग्जीक्यूट हुए तो n1 प्लस n2 टाइम चला, दैट इज n टाइम। एग्रीड? ये वाला मेरा फिर से कांस्टेंट, क्योंकि मैंने एक हाईएस्ट इंडेक्स पे इंफिनिटी स्टोर कराया और i और j को इनिशियलाइज करा। और ये वाले लूप को अगर ध्यान दूं, k की वैल्यू p से लेके r तक, दिस इज समथिंग n टाइम्स। तो डायरेक्ट मैं यहां पे ये कह रहा था ट्वाइस ऑफ थीटा ऑफ 1 प्लस ट्वाइस ऑफ थीटा ऑफ n, दैट इज थीटा ऑफ n विल बी द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ मर्ज फंक्शन, जो कि मैंने यहां पे आपको बताया। अब जब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई तो इस बेसिस पे मैंने एक रेफरेंस जनरेट करा, tn इज इक्वल टू 2t n/2 प्लस n। और मास्टर थ्योरम के थ्रू, केस नंबर 2 के थ्रू, जहां पे मेरा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है,
मतलब n log ba इज इक्वल टू f ऑफ n। जहां पे ये दोनों इक्वल हैं तो मैं केस 2 से ये कह सकता हूं कि दिस इज n log n इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी। अब यहां से मैंने एक चीज और देखी मर्ज सॉर्ट से, एलिमेंट की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता कि एरे कैसे डिवाइड हो रही है। कोई भी एलिमेंट की वैल्यू हो, दो एरे मेरी इक्वल हाफ में डिवाइड होंगी, उसके बाद अंदर सॉर्टिंग चलती रहेगी उन दो एरेज के अंदर। ठीक है, अब इसी को मैं रिकर्शन ट्री से भी देख सकता हूं। n एलिमेंट मेरे n/2 में डिवाइड हुए, n/2 वाले n/4 में, n/4 n/8 में, अप टू लोएस्ट लेवल। और यहां से मैंने ये कंप्यूट करा कि हर लेवल पे कॉस्ट जो आ रही है वो क्या आ रही है, n। और हर लेवल पे कॉस्ट अगर n निकल के आ जा रही है तो टोटल नंबर ऑफ लेवल्स कितने हैं मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ लेवल्स कितने हैं, log n। तो डायरेक्ट मैं कह सकता हूं Cn log n इज द कॉम्प्लेक्सिटी। सो मर्ज सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी, वेदर इट इज द बेस्ट केस, whether it is a worst case or whether it is a average case, then always the complexity of the merge sort is n log n, because elements की वैल्यू की वजह से एरे का डिवीजन नहीं हो रहा। एग्रीड। अब इसी चीज को, इसी स्टेटमेंट को आगे बढ़ाते हुए हम क्विक सॉर्ट पे आते हैं। क्विक सॉर्ट में एरे का डिवीजन दो हाफ में एलिमेंट की वैल्यू के बेसिस पे होता है। कैसे, मैं एक पाइवेट एलिमेंट पिक करूंगा, वेदर इट इज द फर्स्ट एलिमेंट और वेदर इट इज द लास्ट एलिमेंट। जो एल्गोरिथम मैंने यहां पे लिख रखी है इसमें मैंने लास्ट वाले एलिमेंट को पाइवेट मान रखा है। अब जब लास्ट वाला एलिमेंट पाइवेट है तो उससे पहले के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका कंपैरिजन मैं पाइवेट से करूंगा, और सारा लूप जब मेरा चल जाएगा, सारे एलिमेंट पाइवेट से कंपेयर हो जाएंगे, तो पाइवेट विल टेक इट्स ओरिजिनल पोजीशन। आफ्टर टेकिंग द ओरिजिनल पोजीशन द एरे मे बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ। इफ द एरे इज डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ देन द कॉम्प्लेक्सिटी इज n log n। If the array is divided into unequal halves in extreme case, then it is n square. Now, what is the meaning of these sentences? Now, the meaning of these sentences is, this is basically a quicksort algorithm. This is a partition function APQ and AQ plus 1R, and this is the partition function how the pivot element is dividing the array into two halves, whether it is equal halves or unequal halves. तो अब worst case सोचते हैं कैसे। वर्स्ट केस ऐसे कि मान लो मेरे पास 8 एलिमेंट हैं एक एरे में, और मैंने एलिमेंट्स भी ले लिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये मेरा पाइवेट है। अब 1 2 3 4 5 6 7 सारे इससे कंपेयर हुए। कंपेयर होने के बाद क्या होगा, 8 तो अपनी पोजीशन पे रहेगा, और ये मेरे दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 एक तरफ, 8 एक तरफ। अगली बार 7 को पाइवेट बनाया, फिर ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हुए, 1 2 3 4 5 6 एक तरफ, 7 एक तरफ। फिर 6 को पाइवेट बनाया, 1 2 3 4 5 एक तरफ और 6 एक तरफ। इसी तरह का मेरा एक ट्री फॉर्म होता हुआ चले जाएगा। इसको कुछ इस तरह से मैं कर सकता हूं कि ये मेरे अगर n है तो n-1 और 1, n-2 and 1, n-3 and 1, और मैं डायरेक्ट इस ट्री के बेसिस पे ये कह सकता हूं कि ये रेकरेंस जनरेट हो जाएगा। भाई n था, हर बार n-1, फिर n-1 डाला तो n-2, n-3, n-4, n-5, इस तरह से डिवाइड होते हुए ये n-4 1 और ये डिवाइड होते हुए 1 तक पहुंचेगा। 1 से लेके n तक के सम को मैं n स्क्वायर कहूंगा। एग्रीड। 1 से लेके n तक के सम को मैं n स्क्वायर बोलूंगा। तो ये मेरी एक वर्स्ट केस एनालिसिस थी। अभी अगर मैंने एक सॉर्टेड एरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ली थी, अभी डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले लें। डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले लेंगे तो क्या होगा कि हर बार मेरे जो एलिमेंट का डिवीजन इस तरह से चल रहा था, उस बार मेरा क्या चलने लगा, 1 इधर n-1 इधर, फिर फर्दर स्प्लिटिंग होने लगेगी। लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी और जो पाथ आएगा, जितना लॉन्गेस्ट पाथ ये होगा उतना ही लॉन्गेस्ट पाथ मेरा उसी अप्रोच पे आ रहा होगा। इट मे बी इन द जिगजैग फॉर्म बिकॉज ऑफ द पाइवेट एलिमेंट, बट द कॉम्प्लेक्सिटी विल ऑलवेज बी सेम, दैट इज n स्क्वायर, whether we are taking an array in a sorted form in increasing order or we are taking an array in a sorted form in decreasing order. In both the cases, the quicksort complexity will always be n square in worst case. Agreed? This is the worst case. ठीक है। अब अगर मैं बेस्ट केस की बात करूं, बेस्ट केस क्या होगा, पाइवेट एक ऐसी पोजीशन पे आ जाए कि मेरा एरे दो हाफ में डिवाइड हो जाए। अब इसको ऐसे समझना, जैसे मैं अभी एक चीज बोल रहा था, 8 एलिमेंट है, एक साथ में डिवाइड हुए, 2 6 में भी हो सकते थे पाइवेट की वजह से, ठीक है, 3 7 में भी हो सकते हैं और 4 4 में भी हो सकते हैं। दिस 4 4 इज अ लाइक मर्ज सॉर्ट, इक्वल हाफ, देन द कॉम्प्लेक्सिटी विल बी n log n, एंड दिस इज 1 7 इज n स्क्वायर। तो अब एक ये n स्क्वायर से डिप होती हुई n log n की तरफ आ रही है। एग्रीड।
दिस इज द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट, दैट इज द कॉम्प्लेक्सिटी विल बी n स्क्वायर। मतलब इसमें हम एरे को सॉर्टेड फॉर्म में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लें या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लें, हमारी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी जो आएगी वो n स्क्वायर आएगी, क्योंकि डिवीजन ऑफ एरे जो है वो अनइक्वल हाफ में हो रहा है, एक तरफ एक एलिमेंट, एक तरफ n-1 एलिमेंट। अब अगर मैं बेस्ट केस की बात कर रहा हूं तो बेस्ट केस सिंपली एज मर्ज सॉर्ट। तो अब इसमें मास्टर थ्योरम का केस 2 लगा के n log n कर लें, या फिर उस रिकर्शन ट्री में उसकी स्प्लिटिंग को देख लें, तब n log n कर लें, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी मेरी n log n ही आएगी। तो बेस्ट केस इज n log n एंड वर्स्ट केस इज n स्क्वायर। नाउ व्हाट इज हीप सॉर्ट? नाउ अब हीप सॉर्ट में क्या करते थे कि हमारे पास एक एरे है, एक एरे को हम ट्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे। ट्री कौन सा? बाइनरी ट्री की फॉर्म में। अब बाइनरी ट्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते तो सबसे पहले मुझे यही पता चल जाता है कि बाइनरी ट्री की हाइट क्या है। बाइनरी ट्री की हाइट होती है log n। तो उसको ध्यान रखते हुए मुझे इसको समझना है। तो सबसे पहले एक हम हीपीफाई एल्गोरिथम कॉल कर रहे हैं। हीपीफाई एल्गोरिथम का बेसिक काम होता क्या है कि हमारे पास कुछ एलिमेंट्स है, मान लो 5, 2, 4, 6, 1, 3, 8, 9। इन एलिमेंट्स को मैंने, ये मेरे पास एरे में कुछ एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, इनको मैंने एक ट्री फॉर्म में और बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर में स्टोर करना है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, 5 इधर हुआ, 2, 4, देन 6, देन 1, देन 3, देन 8, देन सिंपली 9, और इसकी इंडेक्सिंग हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये मेरा एक हीप की फॉर्म में या बाइनरी ट्री की फॉर्म में मैंने इसको एरे को रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमारा बेसिक सबसे पहला काम क्या होता है कि हम इसको मैक्स हीप बनाएं। मैक्स हीप का मतलब यह है अ पेरेंट नोड शुड कंटेन अ वैल्यू ग्रेटर देन द चाइल्ड नोड। मतलब जैसे यहां पे देख रहा हूं, यहां 6 है या 9 है, तो 9 शुड बी हियर, 6 शुड बी हियर। ठीक है, तो मैं सबसे पहला ऑब्जेक्टिव मेरा क्या होता है कि मैं इसको मैक्स हीप बनाऊं। ठीक है, अब मैक्स हीप बनाने के लिए मैं करूंगा क्या, पहले 9 को 6 से देखूंगा, तो मेरा 9 यहां पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अब जब 9 यहां पे पहुंचा, ये 6 हो गया। अब वेरिएशन मेरा कहां आएगा, जिसके चाइल्ड्स होंगे वहीं पे वेरिएशन आएगा। जैसे 9 का ये चाइल्ड था, यहां पे वेरिएशन। अब 2 है पेरेंट, यहां 9 है, यहां 1 है, तो बट ऑब्वियस है कौन सी पोजीशन, यहां 1 पहुंचेगा, सॉरी यहां 9 पहुंचेगा और यहां पे 2 मूव कर जाएगा। अब जैसे ही 2 मूव करा तो फिर ये वाली कंडीशन भी वॉयलेट होगी। उस हिसाब से मेरी एल्गोरिथम चल रही है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना कि कंपैरिजन चल कहां रहा है, ये आपस के लेवल्स में तो चल रहा है, और मेरी बाइनरी ट्री की हाइट कितनी बैठ रही है, log n। सो बेसिकली जो हीपीफाई फंक्शन है वो मेरा log n टाइम लेता है उसे मैक्स हीप बनाने के लिए। एग्रीड। अब हीप सॉर्ट वाली एल्गोरिथम को देख लेते हैं। हीप सॉर्ट वाली एल्गोरिथम में फर्स्ट स्टेप क्या, बिल्ड मैक्स हीप। अब ये जो बिल्ड मैक्स हीप है, इसमें क्या हो रहा है, बिल्ड मैक्स हीप का मतलब क्या है, हीप साइज जो भी लेंथ ऑफ ए होगा, और एक लूप चलाएंगे लेंथ ऑफ ए बाई 2 डाउन टू 1। इसका क्या मतलब है, लेंथ ऑफ ए बाई 2 डाउन टू 1। ए बाई 2 का मतलब यह है कि जिस नोड के चाइल्ड होंगे वहां से लेके रिवर्स में चलाना है। अब रिवर्स में क्यों चलाना है, जैसे मैंने यहां पे वॉयलेशन बताया, जैसे ही 9 ऊपर पहुंचा, 2 इधर आया, ये 6 वाली चीज वॉयलेट हो गई। अगर मैं रिवर्स में लूप चलाऊंगा तो ये वॉयलेशन में साथ के साथ कवर करता चलूंगा। अगर मैं लूप 1 से लेके 4 तक चला देता या 1 से लेके लेंथ ऑफ ए डाउन टू 1 से लेके लेंथ ऑफ ए बाई 2 तक चलाता, तो ये कंडीशन मेरी टैकल नहीं हो रही होती। ठीक है, इसीलिए मैंने रिवर्स में चलाया, तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूं ये मेरा n/2 टाइम्स चला, और ये मेरा टाइम चलता है log n। तो मेरा ये वाला स्टेप है n/2 ऑफ log n। अब उसके बाद मैंने क्या कहा, अब यहां पे हीप सॉर्ट एल्गोरिथम कॉल हो रही है। इसमें क्या कह रहे हैं, लेंथ ऑफ a बाई 2 डाउन टू 2, मतलब n-1 टाइम। अब अगली बार क्या कर रहे हैं, ये मेरा कांस्टेंट है और हीप साइज हो गया ये, और यहां पे log n। तो अगर यहां पे बात करें तो ये तीसरा, चौथा और पांचवा स्टेप मेरा एक्सचेंज का है, हीप के साइज को डिक्रीज करना और फिर से उसे मैक्स हीप बनाना। एग्रीड है। तो मैं यहां से ये कंक्लूड कर पाता हूं कि n/2 log n, ये मेरी कॉम्प्लेक्सिटी आती है किससे,
ये कॉम्प्लेक्सिटी आती है मेरी बिल्ड मैक्स हीप के थ्रू, ठीक है। और इसके बाद n-1 का मल्टीप्लीकेशन विद log n विल रिटर्न व्हाट, n-1 किस लिए चल रहा है, रिवर्स में लूप सॉर्टिंग करते हुए, और log n मेरा क्या है, हर बार उसको मैक्स CP5 का कॉल करना उसमें। तो ये वाली चीज को जब सॉल्व करूंगा तो मेरी कॉम्प्लेक्सिटी n log n ही रिटर्न होगी। दिस इज n/2 log n, दिस इज n log n माइनस log n, तो n log n will always be greater than all other 2's. So we can simply say that the complexity of the heap sort is n log n in the best case as well as in the worst case. Now the counting sort. This is a sorting algorithm with linear time. Now this I have already discussed in another lecture. I will directly tell you the complexity of each and every step. This A is an array which are given to us, B is a sorted array, A is an unsorted array, और K मेरे पास क्या है, K मेरे पास एक मैक्सिमम वैल्यू है जहां तक मैं एक ऑक्सिलरी एरे कॉल करूंगा, और ये पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए 0 से लेके K तक। एग्रीड। तो मैंने सबसे पहले एक लूप चलाया I की वैल्यू 1 से लेके K, अब इंडेक्सिंग में यहां से 1 से लेके चल रहा हूं सारे पॉजिटिव नंबर्स को, अगर 0 से लेके करते तो 0 भी कर सकते थे। मतलब बेसिकली है क्या, जो ऑक्सिलरी एरे आप बना रहे हैं, जो स्टोरेज के लिए यूज हो रही है सी एरे, उसमें आप मिनिमम टू मैक्सिमम जा रहे हैं। मिनिमम वैल्यू क्या है आपकी एरे ए में, और मैक्सिमम वैल्यू कहां तक है, वहां तक आपको ऑक्सिलरी एरे बनानी है, वहां से वहां तक। इस एल्गो पे मैंने क्या कर रखा है कि मान रखा है कि मिनिमम वैल्यू 1 होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या रिटर्न कर रहा होगा, के। एग्रीड। तो मैंने पहला लूप चलाया 1 से लेके के तक और सारे सी ऑफ आई को असाइन कर दिया 0, मतलब ऑक्सिलरी एरे को इनिशियलाइज कर दिया विद 0। तो इस लूप का टाइम कितना हुआ, के टाइम। अब ऑक्सिलरी एरे में एरे ए की अकरेंस को स्टोर करा रहे हैं, कौन एलिमेंट कितनी बार अकर कर रहा है वो ऑक्सिलरी एरे में स्टोर करा रहे हैं। दैट इज सी आई नाउ कंटेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू आई। तो इसको करने में मुझे कितना टाइम लगा, n टाइम। एग्रीड। इसके बाद जब मैंने उसको स्टोर करा लिया, कौन कितनी बार अकर करा है, अब अपना ऑब्जेक्टिव ये है किस पोजीशन पे एलिमेंट उसके बराबर और उससे छोटे हैं, ठीक है, मतलब उसका क्यूमुलेटिव, दैट इज सी आई नाउ कंटेन नंबर ऑफ एलिमेंट लेस देन और इक्वल टू आई। तो ये वाला लूप मेरा कितना चला होगा, ये क्यूमुलेशन पे चला होगा, ये वाला लूप मेरा चला k-1 टाइम्स। और जब मैंने ये इनिशियलाइज करा 0 से, इसके बाद सबके अकरेंस को स्टोर करा लिया, उसके बाद उसका क्यूमुलेटिव सम कर लिया, और उसके बाद बी एरे में, मतलब एक सॉर्टेड एरे में स्टोर कराए एरे ए के एलिमेंट्स को, और साथ के साथ सी एरे को डिक्रीज करते चले गए एक एक करके। तो इसको मैंने n से डाउन टू 1 चलाया, क्यों, स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। तो ये चला n टाइम्स। तो मैं डायरेक्ट ये समझ पा रहा था सारे फोर लूप इंडिपेंडेंट लूप्स हैं, तो मैं डायरेक्ट यहां से कह पा रहा हूं कि ट्वाइस ऑफ k प्लस ट्वाइस ऑफ n, दैट इज n टाइम्स मेरा लूप चल रहा होगा, चाहे बेस्ट केस हो, चाहे वर्स्ट केस हो, चाहे एवरेज केस हो। तो ये मेरी कॉम्प्लेक्सिटी थी काउंटिंग सॉर्ट की। अब कंपैरिजन देख लेते हैं सारी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स में, दैट इज इंसर्शन सॉर्ट, बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड एवरेज केस। बेस्ट केस n, क्योंकि वाइल वाला लूप हमेशा क्या कर रहा होगा, एक ही बार चलेगा, मतलब वो उतने ही टाइम चलेगा जितना लूप जेड वाला चलेगा। वर्स्ट केस और एवरेज केस क्या, कि अगर कंपैरिजन एक्स वाइल वाला लूप जे की वैल्यू अगर 2 है और 2 बार चल गया, एक बार कंडीशन ट्रू एक बार फॉल्स के लिए, तो ये n²। मर्ज हमेशा हमारा n log n ही होगा, हीप हमेशा हमारा n log n वॉट एवर द केस इज, क्विक हमारा बेस्ट केस में n log n, एवरेज में n log n, वर्स्ट इज n², क्योंकि पाइवेट एलिमेंट 8 एलिमेंट को एक साथ या 7 में भी डिवाइड कर सकते हैं। अब काउंटिंग मेरा हमेशा लीनियर है। अब स्टेबिलिटी पे अगर मैं बात कर रहा हूं, तो स्टेबिलिटी में अगर देखें तो इंसर्शन है, मर्ज है, ये हमारे स्टेबल सॉर्ट एल्गोरिथम्स हैं, प्लस हमारा काउंटिंग सॉर्ट भी एक स्टेबल सॉर्ट एल्गोरिथम है। अब हमें ये देखना है क्या हमारी क्विक भी स्टेबल है, तो इसको हमें ध्यान रखना है, क्विक एंड काउंटिंग इज आल्सो एन स्टेबल सॉर्ट एल्गोरिथम्स। So this is a comparison chart, and hope you all have understand about the various sorting algorithms as well as their complexity in the best case, worst case as well as average case. Thank you.